सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 240 दिन काम पूरे कंप्लीट होने के बाद अगर आपने उनकी सर्विस में ब्रेक नहीं दिया तो उनका लीगल राइट है, आप उनका बाप भी नहीं निकाल सकता। और दिल्ली की देश की पुलिस के अंदर भी इस तरीके की व्यवस्था ठेका कर्मचारियों पर, संविदा कर्मचारियों के नाम पर होगी तो ये देश जा कहाँ रहा है? फिर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री भी संविदा पर क्यों नहीं ले लिया जाता? इस देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविदा पे क्यों नहीं ले लिए जाते? इस देश के अंदर 4120 जो एमएलए हैं पूरे देश के अंदर, वो 4120 एमएलए संविदा पे क्यों नहीं ले लिए जाते? गर्मी ऐसी कि पसीने से पूरा चेहरा और कपड़ा तरबतर है और 15 मिनट में पेशानी से पांव तक पसीने आ जाएंगे। उस जगह पर मैं खड़ा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई भारत न्यूज़ 247 और मैं हूँ हाफिज़ गुलाम सरवर। इस जगह खड़ा हूँ, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ये मुख्यालय है और बात कराऊंगा आपको ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के उन लीडरों से जो लगातार 6 महीने से दिल्ली के तमाम नगर निगम में उन तमाम कर्मचारियों का जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा विभागीय या फिर जानबूझकर जिनका उत्पीड़न किया जा रहा, शोषण किया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बड़ी लड़ाई जो मुहिम है इनकी वो ये कि ठेकेदारी प्रथा को जड़ से समाप्त किया जाए। बहरहाल लड़ाई बहुत बड़ी है क्योंकि देश बड़ी तेज़ी से ठेकेदारी की ओर ही बढ़ रहा। निजीकरण मतलब है ठेकेदारी, और उसको समाप्त करना ये समझिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है जिन लोगों ने, वो इस टेम्परेचर में इसी कई महीने से लगे हुए इस कनात को देख लेंगे। अभी जानने की कोशिश करेंगे कब से लगा है और कितना एक्सपेंस इस पर आ रहा है और इस गर्मी में कैसे झेल रहे हैं। चूँकि मैं तो 1 घंटे में ही पूरे कपड़े मेरे गीले हो चुके हैं। मैं बात पहले करूंगा इंजीनियर डीसी कपिल साहब से और तमाम लीडरों से, फिर मैं बात करूंगा। ये सब लोग यहाँ ऐसा नहीं कि अभी आए हैं और चले जाएंगे, लगातार जब से ये धरना चल रहा है और जहाँ जहाँ चलता है वहाँ रहते। कपिल साहब, ये जो मुहिम आप चलाए हुए हैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, जिसके बैनर तले आपने मुख्यमंत्री का घेराव किया, कई बड़े धरना प्रदर्शन भी किया आपने, क्या लगता है इसमें आपको सफलता मिल रही? आप जहां बैठे हैं यहाँ तो अब 4 महीने लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन मांग तो यहाँ पूरी आपकी हो नहीं रही है। तो क्या लगता है आपको कि सफल हो रहे हैं या मायूसी हाथ लग रही है? देखिए, महीने तो 4 से भी ज़्यादा हो गए। यहाँ पर हम 14 फरवरी को बैठे थे और 14 फरवरी से लेकर के 14 जून को हमें 4 महीने हो गए थे। अब उससे भी ज़्यादा लगभग 4.5 महीने हो गए, लगभग 4.5 महीने हो चुके हैं यहाँ बैठे हुए। लेकिन बीच में प्रशासनिक फेरबदल हुए। जो 3 निगम थे उनका एकीकरण हुआ। एकीकरण होने के बाद में जो मेयर थे वो उनका पद समाप्त हो गया। जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो हटा दिए गए। निगम पार्षद जो दिल्ली के अंदर काम कर रहे थे वो भी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। पूरा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस चक्कर में चूँकि जब हम यहाँ पर धरना शुरू किए थे उस समय इस तरीके की स्थितियाँ कि तीनों निगम एक होंगे ऐसा नहीं था। उस समय चुनाव नगर निगम का सर पर था और वोट की चोट के पर्पज से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए यहाँ पर जो है धरने की शुरुआत किए थे। और इस धरने की शुरुआत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी ग्रुपों के कर्मचारियों की और विशेष रूप से डैम्स के कर्मचारियों की समस्याओं के लिए ये धरना शुरू हुआ था और हड़ताल शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही 29 मार्च को हमारी प्रशासन से बात हुई, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के बैनर के नीचे निगम के प्रशासन से हमारी बात हुई, तो 30 तारीख को ये एक नया विवाद हमारे सामने आया। क्योंकि हम पहले ये लड़ाई लड़ रहे थे कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो डैम्स के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को यहाँ से हटा करके शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और ये उसी का परिणाम है कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो हॉस्पिटल में डैम्स के कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया गया, उसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो ठेके पर वहाँ पर काम कर रहे थे 170 कर्मचारी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन कर्मचारियों का लीगल पक्ष काफ़ी मजबूत था, तो हम जो है
तभी से इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं और प्रशासन से ये गुहार लगाई थी हमने, लेकिन तमाम जैसा मैंने अभी बताया कि उतार चढ़ाव हुए हैं। इसमें एक सवाल और पैदा होता है, जैसे सफाई कर्मचारियों को अगर स्वास्थ्य विभाग में भेजा गया तो क्या सफाई कर्मचारियों की नई बहाली हुई? चूँकि जहाँ भेजा जाएगा तो स्थान तो रिक्त हो जाएगा ना। सफाई कर्मचारियों की दिल्ली में पिछले 20 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है और इन 20 सालों में बहुत सारे सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की डेथ भी हुई है। तो जहां कर्मचारियों की संख्या और कम हुई है वहां पर शासन और प्रशासन इन कर्मचारियों को आज भी सरप्लस बता रहा है। ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। ये लड़ाई मुस्तैदी के साथ नगर निगम में काम करने वाली सभी डैम्स के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाली यूनियनों को एकमुश्त होकर के लड़नी चाहिए थी। और आज भी ये विषय है कि आखिर शिक्षा विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में इन कर्मचारियों को ट्रांसफ़र क्यों किया गया है, लेकिन इस पर एकमुश्त लड़ाई नहीं हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले जो 400-500 लोगों की लिस्ट ईडीएमसी में हुआ था, ये आज ये बीमारी दूसरी जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी अब तो एक ही हो गई है, वहाँ पर दूसरे जोनों में भी अभी एक ऑर्डर आया है, उसमें भी लगभग 590 कर्मचारी प्राइमरी स्कूलों के लिए मांगे गए हैं। तो ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही घिनौना काम चल रहा है कि नई बहाली वहाँ भी नहीं होगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी नहीं होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना बुरा हाल है कि एक चौकीदार जो ड्यूटी पर आता है, जिसको 8 घंटे के अंदर छुट्टी मिल जानी चाहिए, वो वहाँ पर 32 घंटे ड्यूटी दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर चौकीदार नहीं है, वहाँ पर सफाई करने वाला कर्मचारी नहीं है। वहाँ पर जिन कर्मचारियों की बहाली और अपॉइंटमेंट होना चाहिए था वहाँ पर हुआ नहीं है। इसलिए जब वहाँ पर ज़्यादा कमी महसूस की गई तो डैम्स के कर्मचारियों को यहाँ से उठा करके वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ये टोटली गलत है, असंवैधानिक है, लेकिन प्रशासन इस मामले को सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, इतने संगठन हैं दिल्ली में कर्मचारियों के नाम पर, तो ये क्या टूटे हुए फूटे हुए आपस में ये मिलकर नहीं इस लड़ाई को लड़ पाते हैं क्या? नहीं, ये तो दुर्भाग्य है। खैर, अब धीरे धीरे जैसे निगमों का एकीकरण हुआ है उसी तरीके से कर्मचारी संगठन भी एकीकरण की तरफ धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद ऐसा माहौल बने कि समय के नज़ाकत को देखते हुए सब लोग एक झंडे के नीचे आएँ, और आना पड़ेगा। अगर एक झंडे के नीचे आकर के सभी संगठनों ने आवाज़ ना उठाई तो ये शासन और प्रशासन की गुंडागर्दी इसी तरीके से चलती रहेगी। नहीं, तो सीधा शोषण भी तो सीधा सीधा हो रहा है इसमें। पूरी तरीके से शोषण है। 25 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को आज तक पक्का नहीं किया गया। पेंशनधारी लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको रिटायर होने के बाद जो टर्मिनल बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो आज तक उनका चेक नहीं मिला है। जो कर्मचारी कोरोना में जिनकी डेथ हुई थी उनको जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई थी वो आज तक नहीं मिला है। और हाल आपके सामने है कि कोरोना वॉरियर्स के नाम पे फ्रंट लाइनर्स जिन कर्मचारियों को कहा गया और जिन कर्मचारियों को जब यातायात व्यवस्था बिल्कुल ठप थी कोरोना काल के अंदर और बाप और बेटे की लाश को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस समय इन सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेल करके पैदल आ करके हॉस्पिटल तक पैदल आते थे और वहाँ पर साफ सफाई का काम किया, दिल्ली को जिंदा रखा है। और ये भारत की सरकार, मोदी की सरकार मात्र 1 साल के अंदर ही भूल गई कोरोना योद्धाओं को। ये ड्रामाबाज सरकार है और मोदी बिल्कुल बहुत ड्रामेबाज है। तब तो मोदी जी फूल बरसवा रहे थे कि ये मोदी से बड़ा ड्रामेबाज दुनिया के अंदर कोई नहीं है। प्रयागराज की घाट पर बैठ के जो उसने वहाँ पर ड्रामा किया था कि 4 सफाई कर्मचारियों के चरण धो करके जो देश को ये बताने का काम किया था कि मैं इनके प्रति आस्था रखता हूँ, मैं इनके प्रति संवेदना रखता हूँ, वो सब एक ड्रामा था। अगर उनकी संवेदना है तो 1 साल के बाद ही इन कोरोना योद्धाओं को जो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे थे इनको बिना नोटिस दिए कैसे निकाल दिया गया? एक सेकंड एक बात मैं याद दिला दूं, आपने चर्चा किया है जो प्रयागराज में जो दृश्य आपके सामने था कि प्रधानमंत्री चरण धो रहे थे, जिन जिन के चरण धोए गए थे एक प्रतिष्ठित चैनल ने उन सभी कर्मचारियों का इंटरव्यू चलाया था और उनके घर में भूखमरी की स्थिति बनी हुई है, उन्हें कुछ मिला नहीं है। ये बात
कहना ज़रूरी है क्योंकि इसका इंटरव्यू चल चुका है। यस यस, चैनल वाले ने, जो लोग वहाँ पर बैठे थे जिनके चरण धोने का ड्रामा किया गया था, जब उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जाकर के उन्होंने विश्लेषण किया तो वो सब भुखमरी के कगार पर थे। वो एक ड्रामा था और ये ड्रामेबाज सरकार है। आज हम देखिए, मेयर से हम मिले, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से मिले, कमिश्नर से हम मिल चुके हैं, यहाँ के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता उनसे मिल चुके हैं, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं राजीव बब्बर उनसे मिल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी है उनसे मिल चुके हैं, जो पूर्व में मेयर रह चुके हैं यहाँ पर जेपी साहब उनसे मिल चुके हैं। कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होने के नाते हमने छोड़ा हो। लेकिन शर्म की बात है कि सब ने आश्वासन तो दिया मगर किसी ने भी इन कर्मचारियों के रोते हुए आंसुओं को पहुंचने का काम नहीं किया। तो कोई मांग ही नहीं है। एक होता है कि हम पक्की नौकरी मांग रहे हो, जो और युवा दूसरे जो वीर लोग हैं जो कर रहे हैं इस देश में उठापटक, ये तो सिर्फ अपने 12-14 हज़ार की नौकरी को कह रहे हैं। चूँकि हमारे पास 15 साल का अनुभव है, हमें उसी जगह पर आप रख लीजिए, हमसे सेवा ले लीजिए। अनुभव नहीं साहब, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 240 दिन काम पूरे कंप्लीट होने के बाद अगर आपने उनकी सर्विस में ब्रेक नहीं दिया तो उनका लीगल राइट है, आप उनका बाप भी नहीं निकाल सकता। ये गुंडागर्दी हो रही है देश के अंदर। कैसे कानून की धज्जी, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है चुपचाप बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी उसी व्यवस्था के पोषक हैं जिस व्यवस्था के पोषक आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्री बैठे हुए हैं। ये सच्चाई है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने किए हुए ऑर्डर में कभी वापस मुड़ करके देखा कि समान कार्य का समान वेतन इस देश में लागू हुआ या नहीं हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया इस बात के ऊपर कि 240 दिन कंप्लीट होने के बाद में क्या कर्मचारियों को पक्का किया गया? आज अग्निपथ के नाम से, अग्निवीर के नाम से जो देश के अंदर ड्रामा चल रहा है, ये क्या है? अगर भारतीय सेना और दिल्ली की देश की पुलिस के अंदर भी इस तरीके की व्यवस्था ठेका कर्मचारियों पर, संविदा कर्मचारियों के नाम पर होगी तो ये देश जा कहाँ रहा है? फिर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री भी संविदा पर क्यों नहीं ले लिया जाता? इस देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविदा पे क्यों नहीं ले लिए जाते? इस देश के अंदर 4120 जो एमएलए हैं पूरे देश के अंदर, वो 4120 एमएलए संविदा पे क्यों नहीं ले लिए जाते? उनको भी ठेके पे लेकर के दिखाओ ना। आज पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है कि पेंशन आपने बंद कर दी, कर्मचारियों का शोषण आपने बंद कर दिया, श्रम कानूनों का आपने जो है उसमें फेरबदल कर दी, संशोधन कर दिया, तो इस देश के गरीब लोगों को आखिर कब तक मारेगी ये सरकार? कब तक इनका खून चूसेगी? महाराष्ट्र के 42 विधायकों को तो संविदा पे ले गए। महाराष्ट्र के वो विधायक हैं, उनको रखा गया है। आसाम में कॉन्टेक्ट, विधायकों को खरीदने के लिए इनके पास अरबों रुपया है, लेकिन अपने देश के सफाई कर्मचारियों की सैलरी समय पर देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अपना मुख्यालय बनाने के लिए कई हजार करोड़ इनके पास हैं, लेकिन इस देश की सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए कर्मचारियों का वेतन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये एक सवाल है अपने आप में। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई काम रुक रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी आर्थिक रूप से कहीं पर लूट रही है? प्रधानमंत्री अलग अलग स्टेट में जाकर के अपने ध्रुवीकरण वोटों की वजह से वहां पर कई हजार रुपए का पैकेज की घोषणा करके आ रहे हैं। तो क्या इस देश के सफाई कर्मचारी इस प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहे जो आज मर रहे हैं? और आज इस दिल्ली की बात नहीं मैं कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारियों को उनका मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा है। इस समाज के सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा होने वाला ये वर्ग आज एक एक पैसे के लिए मोहताज है। और जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गुजरात प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों को 3 महीने में एक बार सैलरी मिलती है और 3 महीने की उनकी पगार मात्र 15,000 रुपये है। वहाँ पर एक आयोजन होने जा रहा है, उन लोगों ने मुझे बुलाया है, वहाँ तक आप लोगों के चैनलों के माध्यम से वीडियो पहुँची है, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा है। लेकिन ये बेशरम देश का प्रधानमंत्री, चौकीदार और तड़ीपार दोनों लोग, इनको शर्म नहीं आ रही है और इनकी अर्थी हमें निकालनी पड़ेगी। आंदोलन रुकेगा नहीं। देखिए, जो शेरनी आने वाली 4 जुलाई को मुख्यालय पर आमरण अनशन के लिए बैठने जा रही है, ये सवाल ठेकेदारी का नहीं है। जैसे और लोग दूसरे विभागों में जाकर अपनी नौकरी तलाश कर सकते थे, ये भी कर सकती हैं। कोई ये लंगड़ी नहीं है, गूंगी नहीं है, ये जा सकती थी, कोई अपाहिज नहीं है। लेकिन एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए 4 जुलाई को सिविक सेंटर के गेट पर जा रही हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। बात सवाल नौकरी का नहीं है, सवाल उस प्रथा की व्यवस्था को बदलने का है जहां पर
एक कर्मचारी के 14 साल उसकी जवानी के लिए एक विभाग ने, और उसके बाद में उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया बिना ये कहे कि क्यों हटाया गया, बिना नोटिस दिए। अरे श्रम कानून भी ये कहता है कि किसी कर्मचारी को अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसको 3 महीने पहले नोटिस देंगे और 3 महीने का उसको वेतन एडवांस में देंगे, तब आप उसको हटा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नालायक और नीच लोग बैठे हुए हैं, क्या इनको ये कानून नहीं पता? क्या यहाँ के मेयर को कानून नहीं पता था कि 3 महीने पहले नोटिस दिया जाता है? क्या कमिश्नर हरामखोर को नहीं पता था? ये सब बदतमीजी हो रही है। ये गरीब लोगों को गरीब समझ करके ये व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन ये आचरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के 170 कर्मचारी 170 नहीं है, पूरे देश का बहुजन समाज इसमें साथ खड़ा हुआ है और इस आंदोलन को सिविक सेंटर पर हम देश का एक ऐतिहासिक आंदोलन बनाएंगे।